जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSET के इंटरपर्सनल स्किल के एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे संचार के माध्यम से। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। ये क्लास आपके लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होने वाला है अगर आप यूपी PCS प्री 2024 का एग्जाम देने वाले हैं तब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दिया है संचार के माध्यम। देखिए संचार के मुख्यतः 3 माध्यम हो सकते हैं। श्रव्य माध्यम मतलब ऑडियो फॉर्मेट होगा, दृश्य माध्यम जिसको विजुअल फॉर्मेट कहेंगे, और श्रव्य दृश्य मतलब ऑडियो विजुअल। देखिए श्रव्य माध्यम के बारे में बताया गया कि सभा, सम्मेलन, संगोष्ठी, भेंटवानी, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप, रेडियो, सम्मितियाँ, है ना, ये सब होता है श्रव्य माध्यम। मतलब चीज़ें आप सुन करके डिसाइड करेंगे। दृश्य माध्यम का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा भी है देखकर या पढ़कर सूचना प्राप्त करते, जैसे परिपत्र, आदेश, पुस्तक, प्रतिवेदन, चित्र, फोटो, झंडा, स्लाइड्स, ये सब क्या होता है, ये दृश्य माध्यम है। इसमें और भी जैसे पोस्टर है, होर्डिंग्स है, मूर्ति हो गया, कोई प्रतीक चिन्ह है, शारीरिक इशारा, समाचार पत्र, पत्रिका, ये सब दृश्य माध्यम है। और श्रव्य दृश्य माध्यम का मतलब इसमें दोनों चीज़ रहेगा, ऑडियो भी रहेगा और साथ साथ वीडियो भी रहेगा। यहाँ पे लिखा है जिन माध्यमों के एक साथ सुनने और देखने दोनों की से सूचना मिलती है, जैसे टेलीविज़न, देखिए टीवी में आप देखेंगे भी और आवाज़ भी सुनेंगे। वीडियो फिल्म हो गया, नाटक हो गया, व्यक्तिगत या सामूहिक अभिनय, ये सब होता है श्रव्य दृश्य माध्यम। मिलेट के अनुसार संगठनों में सम्मेलन मतलब जो कॉन्फ्रेंस होता है, विधि की महत्वपूर्ण उपयोगिताएं होती हैं। देखिए मिलेट के अनुसार क्या क्या उपयोगिता हो सकती है किसी कॉन्फ्रेंस की। इसमें समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, सबसे पहले जो भी समस्या चल रहा है उससे आपको जानकारी मिलेगी उसकी। समस्याओं का समाधान करना, ये भी यहाँ पे एक लाभ होता है। निर्णय स्वीकृति तथा निष्पादन में सहायता करना, संगठन से संबद्ध कार्मिकों में एकता का भाव उत्पन्न करना, मतलब जो भी कर्मचारी उनमें एकता का भाव उत्पन्न होगा। कार्मिक वर्ग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, मतलब एक कार्मिक ने कैसा कार्य किया या फिर किसी भी कर्मचारी के कार्य की प्रक्रिया क्या है उसका मूल्यांकन भी यहाँ पर हो जाता है। प्रशासनिक कार्मिकों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये भी कॉन्फ्रेंस का एक लाभ होता है। तो ये मिलेट के अनुसार 6 विशेष लाभ हैं जो कि कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन से संपूर्ण होते हैं। यहाँ पे दिया संचार प्रक्रिया के प्रतिमान। कोई भी संचार प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होता है, देखिए सैनन और वीवर मॉडल 1949 में आया है, जिसे टेलीफोन मॉडल कहते हैं। इसमें शोर को एक बड़ी बाधा माना गया। तो शोर को बड़ी बाधा किस में माना गया, टेलीफोन मॉडल में या फिर सैनन या वीवर मॉडल में। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एक संप्रेषक होगा जो मैसेज भेजने वाला है, ट्रांसमीटर होगा, एक संकेत होगा, प्राप्तकर्ता हो, फिर इसके बाद गंतव्य, संदेश संप्रेषण, प्राप्त संकेत संदेश और शोर स्रोत, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे CE ऑन्सगुड मॉडल, ये भी 1949 में आया है ना। इसमें क्या बताया गया, संचार एक सतत प्रक्रिया है। देखिए इसमें ये बताया गया कि जो कम्युनिकेशन है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब सतत प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस मॉडल में संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण संप्रेषक तो दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। मतलब ऑन्सगुड मॉडल में ये कहा गया है कि जो संप्रेषक है और जो सूचना प्राप्त करता है दोनों एक क्षण में मतलब एक साथ होते हैं। एक संप्रेषक की भूमिका निभाता है तो दूसरा प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाता है। जबकि वेस्ले और मैकलिन मॉडल क्या कहता है, देखिए यहाँ पे इनकोडर मतलब व्याख्याता होगा, है ना, ये मैसेज को भेजेगा, यहाँ पे इसको डिकोड किया जाएगा, फिर इसके बाद देखिए ये भी मैसेज से भेजेगा और इसे डिकोड करके यहाँ पे इसे प्राप्त किया जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स आप देख पा रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ करके PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा।
एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कूपन कोड के सेक्शन में कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल लिखने और कोई भी स्पेस नहीं लिखना है, तो आपको उचित डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लीग मॉडल। अब कम्युनिकेशन का लीग मॉडल क्या कहता है, इसमें 6 तत्व होते हैं। देखिए एक मैसेज होगा, फिर आगे संप्रेषक, इनकोडर, मीडियम, डिकोडर और रिसीवर, है ना। मैसेज को लेते हुए यहाँ पे 6 तत्व हो जाते हैं जो कि एक कम्युनिकेशन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विल्बर श्रेम मॉडल, इसमें क्या बताया गया, देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना गया। मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र जो है ना, इसमें फीडबैक को कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट घटक माना गया। यहाँ पे देखिए संप्रेषक मतलब जो भेजने वाला है, फिर यहाँ पे मैसेज आएगा, मीडियम आएगा, विवेचन हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा और यहाँ पे फीडबैक सबसे लास्ट में होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि जो फीडबैक है ये कम्युनिकेशन के किस स्टेज पर आता है, तो जो सबसे अंतिम स्टेप होता है, मतलब जो आपका रिएक्शन होता है मैसेज देखने के बाद, उसे फीडबैक कहते हैं। लॉसवेल मॉडल, ये हैरोल्ड डी लॉसवेल ने 1848 में बताया कि यह संचार प्रक्रिया का शाब्दिक मॉडल है। तो लॉसवेल मॉडल क्या है, शाब्दिक मॉडल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। लॉसवेल के प्रश्न है, कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहा जाता है, किसे कहा जाता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे बताया जा रहा है संचार की बाधाएं। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या बाधा उत्पन्न हो सकती है। पहली बाधा है भाषा संबंधी बाधा। अब जैसे मानिए यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक, एक ये है ना, एक व्यक्ति है और यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति, ठीक। अब ये भाषा की बात करेंगे, सपोज कीजिए इनको सिर्फ इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, और इनको सिर्फ हिंदी आती है। अब ये मतलब बड़े स्तर की बात है, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने मैसेज दिया इंग्लिश में, अब ये समझ ही नहीं पाएंगे, इन्होंने हिंदी में दिया, ये नहीं समझ पाएंगे। तो भाषा संबंधी बाधा सबसे प्रमुख बाधा है। इसके बाद है तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली। स्थानीय शब्दावली का मतलब, अब जैसे मान के चलिए एक विशेष क्षेत्र है ना, और यहाँ पर एक विशेष क्षेत्र है, यहाँ पर एक वस्तु है, मान के चलिए एक वस्तु एक्स है, इसका कुछ स्पेशल नाम है। अब इसी एक्स का स्पेशल नाम यहाँ पर, जैसे मैं एग्जांपल में ऐसे समझाता हूँ, मान के चलेगा गौरैया, है ना। अब अगर इंडिया में है तो इंडिया में इसको गौरैया कहेंगे जो हिंदी बोलने वाले। अगर ये अंग्रेजी क्षेत्र में जाएंगे तो इसको स्पैरो कहा जाएगा, है ना। अब स्पैरो जब कहा जाएगा, देखिए तो ये आपकी क्या है, ये मतलब यहाँ पे स्थानीय शब्दावली का अंतर है। जैसे ऐसे समझिए, जो जापानी भाषा है ना, जापानी भाषा में गौरैया को शायद मुष्ट कहा जाता है, शायद, है ना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ही यही होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में अंतर हो जाएगा, है ना। स्थानीय भाषा, ये तो मैंने स्थानीय नहीं, मैंने अंतर्राष्ट्रीय भाषा के शब्द लिख दिए। आप इमेजिन के मतलब देखा होगा अपने क्षेत्रीय शब्दों मतलब क्षेत्र में कि विशेष प्रकार के शब्दों को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, है ना। ये तक स्थानीय शब्दावली की कमी हो जाएगी। व्याख्या एवं बोध की समस्या, अगर आप किसी चीज़ को व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ की, तो ये भी एक समस्या है। इच्छा का अभाव, अगर आपके अंदर इच्छा नहीं तो भी आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, संचार में बाधा आएगी। माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या, है ना। आकार एवं दूरी, तो ये 6 सामान्यतः बाधा है जो संचार की बाधा है। अच्छे संचार के सिद्धांत क्या है, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन है बेहतर है, इसके क्या मतलब सिद्धांत हो सकते हैं। संचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। प्राप्तकर्ता की अपेक्षा अनुरूप उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण एवं समुचित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैसेज आधा अधूरा है, समय अनुसार होना चाहिए। अब पता चला आपको वो संचार 5 बजे करना है, आप उसे 8 बजे कर रहे हैं, तो ये भी एक बात है ना। समानता तथा एकरूपता हो, लोचशीलता मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए, और प्राप्तकर्ता को स्वीकार्य हो मतलब प्राप्तकर्ता उसे समझ पाए। ये अच्छे संचार के गुण हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो टेरी है, टेरी के अनुसार क्या है कि देखिए टेरी के अनुसार प्रभावी संचार के 8 सुझाव हैं। टेरी ने 8 सुझाव दिए। संप्रेषक को संचार की संपूर्ण जानकारी हो, पहला पॉइंट। जो मैसेज भेज रहा है उसे जानकारी होना चाहिए उसके बारे में। परस्पर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, है ना। शब्द सरल एवं साधारण होने चाहिए। अनुभव के समान आधार की खोज करनी चाहिए। सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान करना एवं उसे बनाए रखना ये होना चाहिए। उदाहरणों तथा दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार करना चाहिए। टेरी ने बताया, ये सुझाव दिए। आगे यहाँ पर दोस्तों और भी पॉइंट दिए गए। अंतर्वैयक्तिक संबंध एवं संप्रेषणता, इंटरपर्सनल रिलेशन और जो कम्युनिकेशन है, इसमें बताया जा रहा है मानव व्यवहार के समाजशास्त्रीय आधारों का मौलिक स्रोत सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। ये अंतःक्रियाएं ही अनंत वैयक्तिक संबंधों का सृजन करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध एक मनुष्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अतः अंतर्वैयक्तिकता की शुरुआत पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम होता है। मतलब जो अंतर्वैयक्तिकता की शुरुआत है ये क्या होता है, पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम होता है। उदाहरण जैसे माता पिता एवं बालक, है ना, मित्रों के बीच में हो गया, सहकर्मियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान, ये सब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होते हैं। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया
कार्यालय में पारस्परिक संवाद। अगर आप कार्यालय में संवाद करें तो इसमें क्या क्या चीज़ हो सकता है। देखिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। मतलब एक मुख्य भाषा होना चाहिए जिसमें आप कम्युनिकेशन करें और उस भाषा को आप समझ भी पाएँ। सबसे पहली विशेष प्रभावी बात यह है। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मकता, अभिवृत्ति तथा संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। मतलब सुनने की तत्परता, आप किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार रहिए, सकारात्मक रहिए, अभिवृत्ति होनी चाहिए, संवेग का प्रबंधन, मतलब जो भी आपके संवेग है उसे आप आसानी से नियंत्रित कर पाइए। इसमें सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, नकारात्मक अभिवृत्ति है। देखिए, आप समझिए, आपके जो सहयोगी हैं उनके अभिप्राय पर आप संदेह कर रहे हैं, आप वहाँ पर डाउट रख रहे हैं, तो ये निगेटिव है। आगे बताया जा रहा है, झुंझलाहट या चिढ़ त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। मतलब आपके अंदर झुंझलाहट है, आप त्योरी चढ़ाना मतलब जल्दी ही आक्रामक हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, है ना, ये नकारात्मक है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक संप्रेषण मतलब आप कोई बात कह रहे हैं तो आप इस बात को कैसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। आगे, मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। अब किसी से आप बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे आपका श्रवण क्षमता ही सही नहीं, तो एक बाधा हो जाएगा। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करता है कि वक्ता कितने सरल भाषा का प्रयोग करता है, यही मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता की विशेषता होती है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का एक उदाहरण है। तो टेलीफोन का जो कम्युनिकेशन होता है वो ये यांत्रिक संप्रेषण या मैकेनिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, उसे अंतः समूह संप्रेषण कहते हैं। देखिए, अंतः समूह संप्रेषण मतलब एक ऐसा साधन होगा, एक स्रोत से ना एक साथ बहुत लोगों को सूचना मिले, ये होता है। कक्षा में संप्रेषण को संज्ञानात्मक समझा जा सकता है। जो क्लास का कम्युनिकेशन है संज्ञानात्मक होता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकुटक हो जाता है जब वहाँ स्रोत समूह होता है तब। आगे बताया जा रहा है, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर क्रोध को प्रकट करता है ना, तो ये नकारात्मक बात है। आगे दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है ना जो दूसरों के साथ काम कर पा रहा है, इसका महत्वपूर्ण जो योग्यता है उसकी खुद की अंतर्वैयक्तिक कौशल होने वाली। तो आज की क्लास रही दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग यहाँ पे इन सब बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसको संपन्न करेंगे। अगर आप CSAT की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिनके लिए आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में मात्र 1600 रुपये में कंप्लीट PCS का बैच लॉन्च किया गया। अगर आप UP PCS प्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मात्र 1600 रुपये में आपको कंप्लीट GS और कंप्लीट CSAT आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वीडियो फॉर्मेट में होगा, आप इसे मल्टीपल टाइम देख पाएंगे और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आप नोट्स भी बना लेंगे। अगर आप ये बैच परचेस करते हैं तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार इस बैच को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।